हाँ ठीक है। किसी का कोई डाउट प्रॉब्लम है पहले स्टार्ट करने से पहले, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम कोई पूछना चाहता है तो वो पूछ ले। ठीक है, फिर मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ सर अपना। एक हाँ डाउट है। बोलो बोलो। सर जो आपने रेन प्रॉब्लम वाला कराया था उसमें एक क्वेश्चन है, उसमें एक जो पर्सन है वो इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है, ठीक है, वो वाला कैसे करेंगे? देखो करने के तरीके बेसिक वही रहेंगे, कोई नई चीज नहीं हो गई। जब डिस्कशन आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो तो अपने उसको म्यूट कर लो, जब मेरे से बात करनी हो तभी नहीं तो डिस्टरबेंस आती है आप लोगों की तरफ से। मतलब ये थीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है और पर्सन जो है इस इंक्लाइन प्लेन पे इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, या v1 मान लेते हैं, ठीक है। और रेन ड्रॉप जो है सपोज फर्स्ट केस में मान लेते हैं वो वर्टिकली फॉल कर रही है विद वेलोसिटी v2। अब अगर आप देखो तो मैं ये वाली वेलोसिटी की बात करूं, पर्सन हटा देता हूं, सिर्फ इस वेलोसिटी की बात करूं तो ये वेलोसिटी इस तरह से डायरेक्ट, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v1 cos थीटा और ये वर्टिकल कंपोनेंट है v1 sin थीटा। अब अगर हम लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैथ, दैट इज v2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हमें मालूम है ये क्या चीज हो जाएगी, इसका मतलब होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। अब सपोज मैं अपने लिए डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दूं, इसे मैंने x कह लिया, इसे मैंने y कह लिया, इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन आई कैप से डिनोटेड हो जाएगी और ये वाली डायरेक्शन जो है वो जे कैप से डिनोटेड हो जाएगी। नाउ v2 विद रिस्पेक्ट टू 1, v2 की वैल्यू हो गई v2 जे क्या, ये माइनस का साइन एज इट इज लिख दिया मैंने। v1 की वैल्यू देखें तो v1 की वैल्यू है v1 cos थीटा आई कैप माइनस v2 sin थीटा जे कैप। डाउनवर्ड डायरेक्शन को y माना है, पॉजिटिव माना है, तो अपवर्ड वाली नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए माइनस में लिखा। नाउ v2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल्स टू, ये भी j में है, ये भी j में है, ये वाला i में है, तो ये हो गया माइनस v1 cos थीटा i कैप और दूसरा हो गया आपके पास ये भी v1 होगा, सॉरी मैंने v2 कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया v1 sin थीटा प्लस v2 इनटू j कैप। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। अगर इस रिलेटिव वेलोसिटी को हम बनाए तो अब ये रिलेटिव वेलोसिटी कैसे दिख रही है, एक वेलोसिटी इस तरफ दिख रही है, इस तरह से, वो है मैग्नीट्यूड में v1 cos थीटा, डायरेक्शन एरो से मार्क कर दिए माइनस आई कैप, और दूसरा जो है मेरे पास है इधर की वेलोसिटी, वो है v1 sin थीटा प्लस v2। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा उस रिजल्टेंट को देखें तो वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। मान लीजिए ये रिजल्टेंट b है। अब अगर आप b निकालना चाहते हो तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इस चीज की लेंथ आप मान लो v1 cos थीटा और इस चीज की लेंथ है v1 sin थीटा प्लस v2,
तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल रूट कर। आप इसकी डायरेक्शन देना चाहते हो ये वाली अल्फा, तो आप देख सकते हो tan अल्फा को आप लिख सकते हो दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, दिस लेंथ इज v1 cos थीटा एंड दिस इज v1 sin थीटा प्लस v2। तो ये आपके पास इसको करने का मेथड हो गया, आप ऐसे इसको डील कर सकते हो। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। सर आज वीडियो अपलोड करोगे? क्या चीज बेटा? वीडियो अपलोड करोगे? वीडियो भी अपलोड होगा आज। अभी तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर रहा हूँ, तो उनको आप समझ लो, उसके बाद जो है वीडियो भी आपको लोड होगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे उस हम वीडियो में, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने पढ़ लिया है उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर रहा हूँ, उन पे जरा ध्यान दीजिएगा। देखो पिछला जो वीडियो था हमारा, अब तक जो हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा उसमें थ्योरी ना के बराबर है। सारी डेरिवेशंस आपको आपने हाथ से करनी है। आपके जो नोट्स बनेंगे उसमें आपको डेरिवेशंस बेसिकली करनी है। सारी डेरिवेशंस जो हमने की थी, ट्रेजेक्टरी की, टाइम ऑफ फ्लाइट की, मैक्सिमम हाइट की, रेंज की, मैक्सिमम हाइट कब मैक्सिमम होती है, रेंज कब मैक्सिमम होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट कब मैक्सिमम होता है, रेंज मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कितनी होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कितना होता है, आर और एच के बीच का रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आपको डिराइव करनी है। जो हमने सिर्फ डेरिवेशन करनी है आपको, और वो सारी डेरिवेशन लेक्चर्स में थी आपके। बिना देखे अपने से करने की कोशिश करो। जहां जहां आप अटक जाओ, आपको प्रॉब्लम आए, सिर्फ उतना ही पोर्शन का वीडियो देखो और देखने के बाद फिर उसे बंद करो, 10-15 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद फिर से बिना देखे लिखो। 10-15 मिनट का ब्रेक इसलिए कि आपके दिमाग में वो चीज सेटल हो गई है या नहीं। फिर आपको प्रॉब्लम आती है, फिर देखो कोई कंफ्यूजन अराइज हो जाता है तो मेरे से पूछो आप। चलिए अब जरा हम डिस्कस करते हैं कुछ चीजों, इन्हें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखेंगे अपने पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर इनको आप अभी ध्यान नहीं रखोगे, भूल जाओगे, तो कुछ क्वेश्चन आपके बहुत लेंथी हो जाएंगे, आपको करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यहाँ से बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं विद u वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल, इस तरह से, तो क्या है, मैंने कहा था ये हर हाइट 2 बार अटेन करता है, सिर्फ एक मैक्सिमम हाइट को छोड़। आप देख सकते हैं इसके बाद में जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा और जब ये क्यू पॉइंट पे पहुंचा, तो इसकी दोनों केसेस में हाइट सेम। सपोज ये हाइट स्मॉल h, ये हाइट स्मॉल h, ये O है, ये पॉइंट मान लो A है, ये M मान लो, ये N मान लो। तो जब हम वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे थे तो हमें मालूम है कि किसी बॉडी को जब हम वर्टिकली थ्रो करते हैं तो किसी हाइट तक पहुंचने में उसे जितना टाइम लगता है, उस हाइट से वापस ग्राउंड पर लौटने में भी उसे उतना ही टाइम लगता है। मीनिंग क्या है, मैंने यहाँ से कोई बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, वो यहाँ पहुंची पी पॉइंट तक, ओ से थ्रो किया था, तो जितना टाइम उसे ओ से पी जाने में लगा है, पी पे रुकी नहीं है, ये और ऊपर गई है, रुकी यहाँ पे है जाकर के, फिर वापस पी पे आ जाएगी। कहां से गई, पी तक पहुंचने का टाइम, टाइम फ्रॉम ओ टू पी मान लो टी है। इसके बाद ये बॉल ऊपर चली गई, इस पॉइंट को मान लो क्यू है, हाईएस्ट पॉइंट हमने मान लिया क्यू है, ये क्यू पे पहुंच गई, वेलोसिटी 0 हो गई, वापस चलनी शुरू की, फिर पी पे पहुंच गई। अब पी से ओ पे आएगी, तो पी से ओ आने का टाइम भी इतना ही होता है इसका। अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में से 5 सेकंड लगे थे और 2 सेकंड यहाँ फर्दर पहुंचने में, टोटल यहाँ से यहाँ तक का टाइम 7 सेकंड था, लेकिन उसमें से यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम जो है इसका 5 सेकंड था, तो इसका मतलब है पी से जब ओ पे आएगी तो भी वो टाइम 5 सेकंड का होगा। पी से क्यू जाने का टाइम 2 सेकंड का था, तो क्यू से पी आने का भी 2 सेकंड का होगा। 7 सेकंड ऊपर जाने का, 7 सेकंड नीचे आने का, उसमें से 5 सेकंड मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का 5 सेकंड है, और यहाँ से यहाँ तक का माना मैंने 2 सेकंड है। सपोज डेटा ऐसा दिया गया था, ये कब के लिए, जब ऊपर जा रही थी आपके पास बॉडी, ओ से पी जाने में 5 सेकंड, पी से क्यू जाने में 2 सेकंड, टोटल पी से क्यू जाने में, ओ से सॉरी
O से Q तक जाने में 7 सेकेंड। तो जब वापस लौटेगा तो Q से जब P पे आएगा तो इसको 2 सेकेंड ही लगेंगे। अब ये डाउनवर्ड मोशन के लिए आपके पास, और जब ये P से O लौटेगा तो O से P जाने का 5 सेकेंड था, तो ये 5 सेकेंड ही होगा, और इसी तरह Q से O तक का टोटल 7 सेकेंड हो जाएगा। इतना टाइम आपका फिर से 7 सेकेंड का होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज है। आप यहाँ पे समझिए कि जितना टाइम इसको O से P जाने में लगा है उतना ही टाइम इसे Q से A जाने में लगेगा। ये H हाइट तक पहुंचा, लेकिन यहां से इसने लौटना नहीं शुरू किया, अभी ऊपर गया। जैसे मैं कह रहा हूँ ये O से P पहुंचा, लौटा तो नहीं है, पहले ऊपर गया है, तो ये ऊपर जाने वाला टाइम छोड़ दो, ये इसका P से Q आने वाला टाइम छोड़ दो। उसके बाद जब ये Q पे आ गया तो ये उसी हाइट पे प्रेजेंट है, H हाइट पे। अब इसको उतना ही हाइट डिसेंड करनी है जितनी O से P जाने में इसने असेंड की है, तो इसको टाइम ये सेम लगेगा। टाइम फ्रॉम O टू P और टाइम फ्रॉम Q टू A दोनों इक्वल होगा। सपोज ये टाइम T1 है, सपोज ये टाइम T1 है, और मैं आपको कहता हूं टाइम फ्रॉम O टू Q इज T2, मतलब यहां से यहां तक जाने का टाइम T2 है। तो देखो, यहां से यहां तक आने का टाइम आपको पता है T1, यहां से यहां तक जाने का टाइम आपको पता है T2, यहां से यहां आने का टाइम फिर आपको पता है ये इतना ही है जितना यहाँ O से P आने का था, यानी कि T1। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? O से Q जाना और Q से A आना। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो टाइम फ्रॉम O टू Q प्लस टाइम फ्रॉम Q टू A हो गया हमारे पास। O टू Q जाने का टाइम T2 था और Q से A आने का टाइम T1 था, तो T2 प्लस T1 या उसे कह लीजिए T1 प्लस T2, ये इसका टोटल फ्लाइट टाइम हो गया। अब ये फ्लाइट टाइम हमें मालूम चल गया, इतना हो गया। हम मान लो इंटरेस्टेड है H निकालने में, और एक फॉर्मूला भी लिख दो। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो है वो हमें मालूम है, T इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाय g होता है, जहां पे u की इनिशियल वेलोसिटी, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल है। दिस इज इक्वल्स टू नॉट T1 प्लस T2। यहां से सपोज मैं u sin थीटा को सब्जेक्ट बना लूं, तो u sin थीटा इक्वल्स टू, इस जगह से u sin थीटा को सब्जेक्ट बनाया, g मल्टीप्लाई करेगा T1 प्लस T2 में और 2 डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो गया मेरे पास हाफ g टाइम्स सम ऑफ T1 एंड T2, इतना आ गया। अब मान लो मैं h निकालना चाहता हूं, तो हाइट निकालनी है, वर्टिकल वाली इक्वेशन यूज करने की कोशिश करता हूं मैं। h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का कंसेप्ट यूज करूंगा, या ऐसे कह लो s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। चले यहां से थे, चाहे ये वाला पॉइंट ले लो चाहे ये वाला पॉइंट ले लो, दोनों के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h रहेगी। वर्टिकल में डील कर रहा हूं तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे लिए वो h है, ठीक है। h मैंने प्लस में लिख दिया, यहां से चाहे ये पॉइंट लो चाहे यहां से ये पॉइंट लो, वर्टिकल वाली डायरेक्शन देखोगे तो अपवर्ड ही डायरेक्टेड है, दिस इज अपवर्ड। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, यहां से चल के यहां आने की बात करो या O से चल के Q जाने की बात करो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा अपवर्ड ही है, u sin थीटा अपवर्ड, और एक्सेलरेशन जो है y में वो g डाउनवर्ड है। तो मैंने कहा मैं h इक्वल्स टू u, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की इक्वेशन यूज करूंगा। s की जगह मैंने लिख दिया h, u की जगह पे मैंने लिख दिया u sin थीटा। अब अगर आप p पॉइंट तक के लिए बात कर रहे हो O से P के लिए, तो आप T1 रख दो यहाँ पे ut में, इस t की जगह T1 रख दो, और अगर आप O से Q की बात कर रहे हो तो T2 रख दो, आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा, रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट द सेम। मैंने T1 रख दिया सब। अब ये टर्म मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आया a जो है वो नीचे की तरफ है, माइनस में लिखा जाएगा, तो ये प्लस की जगह माइनस का साइन आया, माइनस हाफ थी T1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपने T2 लिखा होता तो यहाँ भी T2 ही आता आपके पास T1 की जगह। अब u sin थीटा की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, वो मैंने कहा इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो नाउ h इक्वल्स टू u sin थीटा की जगह मैंने लिख दिया हाफ g ब्रैकेट में T1 प्लस T2, और ये T1 अपनी जगह T1 माइनस हाफ g T1 स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हो गया मेरे पास।
अब देखो इस टर्म में हाफ जी T1, इसमें भी हाफ जी T1 प्रेजेंट है, तो कॉमन ले लिया उसको, हाफ जी T1 कॉमन ले लिया। अगर यहाँ पे मैंने T2 लिखा होता तो मैं हाफ जी T2 कॉमन ले रहा होता, हाफ जी T2, क्योंकि तक यहाँ T1 स्क्वायर नहीं T2 स्क्वायर होता। अभी मैंने हाफ जी T1 कॉमन लिया, हाफ जी T1 कॉमन लेने के बाद इस जगह पे क्या बचा, हाफ निकल गया, जी निकल गया, T1 निकल गया, ये वाला ब्रैकेट बचा, दैट इज T1 प्लस T2। तो क्या बचा, हाफ चला गया, जी चला गया, T1 का स्क्वायर था उसमें से T1 आ गया, T1 बचा, तो T1 प्लस T2 माइनस T1 दैट इज T2 हो गया। तो ये हो गया हाफ जी T1 T2, ये हाइट मिल गई, ठीक है। दिस इज द हाइट, कि इसको हाइट इतनी ऑब्टेन की इसने। अगर हमें ये टाइम दिया गया है कि सेम हाइट अटेन करने में उसको जो टाइम लगते हैं वो T1 और T2 है। जैसे मेरे को कहा गया कि मान लो एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया है और उसको सेम हाइट आने में जो टाइम लगता है, कोई सेम हाइट है, वो स्मॉल h से गिवन है, टाइम लगता है 5 सेकंड और 10 सेकंड। वो ग्राउंड से सेम हाइट पे प्रेजेंट होती है दो बार, एक t = 5 सेकंड पे, एक t = 10 सेकंड पे। बताओ उस पॉइंट की हाइट कितनी है, तो डायरेक्ट निकल आएगा। इसकी वैल्यू आपको 5 सेकंड दे दी, इसकी वैल्यू आपको 10 सेकंड दे दी, g को आप मान लो सपोज 10 दिया गया है, सब्स्टिट्यूट करो आपको h मिल गया। आप किसी और तरीके से चलते तो काफी लेंथी हो जाता है ये प्रोसेस, अब आप इसे ध्यान रखोगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई डाउट भाई किसी को? नो सर। भाई आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो चलिए अब अगली बात करते हैं। मान लीजिए हमने दो प्रोजेक्टाइल्स लिए और उनको जो है ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया। एक को u1 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ θ1 एंगल, दूसरे को u2 वेलोसिटी से एंगल θ2, और दोनों में स्पेशलिटी ये देखिए कि दोनों ने जो मैक्सिमम हाइट अपने पाथ में अटेन की वो सेम। मैं बना दे रहा हूं दोनों का पाथ एक इस तरह से, क्या ये पहला प्रोजेक्टाइल होगा और दूसरा प्रोजेक्टाइल मान लो इस तरह से, यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्टाइल। अब आप देख रहे हो दोनों ने अपने पाथ में जो हाइट अटेन की है वो सेम है। इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान। फर्स्ट वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी u1 एट एंगल θ1 विद हॉरिजॉन्टल, सेकंड वाले के लिए वेलोसिटी u2 एट एंगल θ2 विद हॉरिजॉन्टल है। हम देखना चाहते हैं इनमें से किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है, which has taken more time। तो देखो h के लिए आपने फॉर्मूला लिखा था मैक्सिमम हाइट का, दोनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, तो h के लिए अगर पहले वाले के लिए लिखूं मैं, तो हमने जो h का फॉर्मूला लिखा था वो था h = u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और एक और तरीके से हमने लिखा था इसे लिखा था u y का स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। तो h के लिए पहले वाले के लिए लिखा तो मेरे पास आएगा u/1 बाय 2 का स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। सर दूसरे के लिए आया मेरे पास सर u/2 का स्क्वायर बाय 2g। कुछ पूछा आप लोगों ने भाई किसी ने?
यस सर। हाँ बोलिए। सर जो ये पहले आपने वीडियो डाली थी इसमें से उसी के नोट्स बनाने हैं ना, उसी में से वीडियो में से? क्या चीज बेटा, आवाज नहीं क्लियर आई, एक बार फिर से बोलो। वीडियो में से नोट्स बनाने हैं ना पहले वाली के, प्रोजेक्टर मोशन 1। देखो नोट्स तो कुछ है ही नहीं, डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। हाँ यस सर यस। ठीक है ना, थ्योरी तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर, सारी डेरिवेशंस है। आपको हर बुक में भी मिल जाएंगी वो डेरिवेशंस, और वीडियो में भी मिल रही हैं। यस वीडियो सर से मिली। तो मेरा कहना है अपने से करो ये डेरिवेशन, बहुत मिली सर। इंपॉर्टेंट है आपको ये डेरिवेशन स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सारा काम आपका फॉर्मूलों से चलेगा, हर डेरिवेशन करने का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने किस तरह से चला था वो भी मैंने आपको बता दिया है। कुछ ना समझ में आए तो 2 पार्ट में रिजॉल्व कर दूं, दोनों ओके सर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, उन्हें अलग अलग सॉल्व कर लो। एक में डेटा सफिशिएंट होगा किसी पैरामीटर जो दोनों में कॉमन होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो टाइम नहीं होगा, 99.9% को टाइम ही होगा, एक से निकालो और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके इतना सर ही थैंक। मेहनत लगती है, ज्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं इस चैप्टर में हमारे पास। ओके। देखो ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब है यहां से मुझे कंक्लूजन मिला कि u/1 और u/2 इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए। 2g कैंसिल हो गया, u/1 का स्क्वायर u/2 के स्क्वायर के बराबर था, स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ से हटा दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब मैंने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए याद करें क्या होता था, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखा था हमने 2u sin थीटा बाय g, इसे इस तरह से भी लिखा था 2uy बाय g। तो अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं पहले का t1, तो वो आएगा 2u/1 बाय g, और दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं तो वो आएगा 2u/2y बाय g। लेकिन u/1 और u/2 इक्वल है, इसका मतलब है ये दोनों टर्म तो इक्वल ही हो गए आपके पास। 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, g इसमें भी, g इसमें भी, u/1 और u/2 इक्वल है आपके पास, u/2 ये इक्वल है आपके पास। तो इसका मतलब है t1 इक्वल्स टू t2। इसका मतलब है दो प्रोजेक्टाइल भले ही वो अलग अलग वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए जाते हो, अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट किए जाते हो, अगर उनकी हाइट सेम है तो उनके टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होंगे। ठीक है, उनके टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होंगे। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो इसकी वेलोसिटी मैंने कंसीडर की थी, ये वाली वेलोसिटी आपके पास थी u1 एट एंगल θ1, और ये वाली वेलोसिटी आपने कंसीडर की थी u2 एंगल θ2। आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा है θ1 इज ग्रेटर देन θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अगर आपको फोन दे दो काम कर लेगा हम करुण है θ1 इज ग्रेटर देन θ2। आप मुझे बता सकते हैं वो मेरे का है u1 बड़ा है कि u2 बड़ा है? बड़ी आसानी से कंक्लूड हो जाएगा इसी चीज को। मैं देखूं तो u/1 को लिख सकता हूं मैं u1 sin θ1, दिस इज इक्वल्स टू u2 sin θ2। अगर θ1 θ2 से बड़ा है तो दिस इंप्लाइज sin θ1 विल बी ग्रेटर देन sin θ2। इससे मैंने u1 अपॉन u2 को सब्जेक्ट बना लिया, u1 अपॉन u2 इक्वल्स टू sin θ2 अपॉन sin θ1। अब sin θ2 बाय sin θ1 करूंगा तो दैट विल बी लेस देन 1, यहीं से आप देख सकते हैं, तो ये लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब u1 इज लेस देन u2। आप देख रहे हो जिसकी रेंज छोटी है उसकी वेलोसिटी भी छोटी है। आप लॉजिकली भी कह सकते थे हॉरिजॉन्टल रेंज जो होती थी उसे हम लिखते थे ux into t। अब दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम हो चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो गया तो ux किसका बड़ा हो गया, किसने ज्यादा रेंज कवर किया, ज्यादा रेंज किसने कवर किया, वो सेकंड वाले प्रोजेक्टाइल ने कवर किया। तो इसका मतलब u2 भी जो है वो हमारे पास कंपैरेटिवली बड़ा हो गया इन कंपैरिजन टू u1। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है भाई आप लोगों को ये? सर एक बार ये बता दो u1 sin θ1 इक्वल टू u2 sin θ2 कैसे है? ये बेटा लिखा u/1 इक्वल्स टू u/2 यहां से, ये क्लियर है आपको? यस सर। क्लियर है? u/1 की वैल्यू क्या होती है, u/1 इसके पे u/y कैसे लिखते थे, u sin थीटा से लिखते थे, तो u/1 कितना हो जाएगा u1 sin θ1। इसकी जगह मैंने लिख दिया u1 sin θ1 और इसकी जगह पे मैंने लिख दिया u2 sin θ2।
क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रोजेक्टाइल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर दिया गया, वो इस तरह का पाथ फॉलो करता है। इसको प्रोजेक्ट किया है सपोज हमने किसी एंगल, ये मान लीजिए इसकी मैक्सिमम हाइट के लिए मार्क है आपके पास। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कैपिटल टी है, जिसे आप चाहो तो यू और थीटा के टर्म में 2u sin थीटा बाय g लिख सकते हो। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में एक दीवार है, देयर इज अ वॉल, वर्टिकल वॉल एट पॉइंट N, ठीक है? मान लो ये वर्टिकल वॉल है, कहता है कि वर्टिकल वॉल स्मूथ है, स्मूथ वर्टिकल वॉल है और कोलिजन इलास्टिक है, या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम है। देखो अगर ये वॉल स्मूथ है तो जब वॉल इससे टकराएगी, ये चीज पार्टिकल टकराएगा, तो ये वॉल उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी वो अपने परपेंडिकुलर लगाएगी। अगर वॉल इस तरह से प्रेजेंट है आपके पास और यहाँ पे आकर के ये चीज आप इससे टकराती है इस तरह से, ये कोलिजन हुआ है, तो वॉल इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो फोर्स इस तरह से आएगी, ये वॉल ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ठीक है? अगर स्मूथ वर्टिकल वॉल है, इसका मतलब जो फोर्स लगी है हॉरिजॉन्टल। आप खुद ही सोचो, एक वॉल है, आपने वॉल के ऊपर थ्रो की, वॉल से टकराई, कैनवस वॉल मान लो, आपने किसी दीवार के ऊपर थ्रो की और वो दीवार से टकराती है, दीवार के कांटेक्ट में रहने का ड्यूरेशन कितना है उसका, ना के बराबर, उसे हम निग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम के लिए, से 0.001 सेकंड के लिए कांटेक्ट में थी, तो वो टोटल टाइम के कंपैरिजन में बहुत छोटा टाइम है, उसे निग्लेक्ट कर देते हैं जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस टाइम से। अब देखो इस जगह पे टकराने के बाद ये आगे तो जा नहीं पाएगी, इस तरह के पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगी। इसका पाथ कैसा होगा, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर वॉल नहीं होती तो इस पूरे पाथ में वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगती, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स। वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होता, जी, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर वॉल आ गई तो ये ओ से चला ए तक गया और वापस कहीं ग्राउंड पे आएगा, ठीक है ना? वापस कहीं ये ग्राउंड पे लौट आएगा, कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही ग्राउंड पे। लेकिन अगर आप सोचो, मान लो ये इसका मैं पाथ भी बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, कि टकराने के बाद ये कुछ किस तरह का पाथ फॉलो करेगा, उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। जब ये यहाँ पे टकराएगा तो इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, डॉटेड से बना रहा हूँ। ये क्या हुआ, उतनी हाइट तक गया। अब ये उतनी हाइट तक क्यों गया, इसका लॉजिक समझिए।
जब ये ऐसे जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक का कंसीडर करो, सपोज बॉल नहीं होती तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही थी, वर्टिकल। हाइट निकालने का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, या कह लो h इक्वल्स टू u y का स्क्वायर बाय 2g, या इसको आप कह लो h इक्वल्स टू u y का स्क्वायर बाय 2 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन y। अब आप सोचो, जब ये यहां से चला और यहां तक पहुंचा, पूरे पाथ की बात कर रहे हैं, मैंने यही मैक्सिमम हाइट उतनी ली है जितनी पहले थी। क्यों ली है उसका रीजन समझिएगा। जब ये यहां से यहां तक गया और यहां से इस पाथ में आया, कहीं भी ग्राउंड पे गिर जाता है, पूरे पाथ के लिए कंसिडर कीजिएगा इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन। तो हमने कहा वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसके ऊपर एक ही फोर्स है, ग्रेविटी की। वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक इंस्टेंट के लिए, जितनी देर के लिए ये बॉल के कांटेक्ट में आई थी, ये ऑब्जेक्ट जितनी देर के लिए बॉल के कांटेक्ट में आया था, उस स्मॉल ड्यूरेशन में दीवार ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई थी, लेकिन वो फोर्स तो हॉरिजॉन्टल थी, तो वर्टिकल तो थी नहीं, उसका कोई कंपोनेंट वर्टिकल नहीं निकलेगा, जीरो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बदली ही नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं बदली तो वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन नहीं बदला। अब मैं चाहे ये वाला प्रोजेक्टाइल लूं, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी यू वाई, और अगर मैं ये वाली चीज लेता हूँ तो भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है, तो ये यू वाई सेम है दोनों के, चाहे ये ऐसे चला जाए चाहे ये ऐसे आ जाए, यू वाई इज सेम इन बोथ द केसेस। और जो एक्सेलरेशन है वाई डायरेक्शन में, वो भी दोनों के लिए सेम रहा है, दैट इज इक्वल टू। इसका मतलब है दोनों केसेस में हाइट अटेन्ड मैक्सिमम सेम होगी। ठीक है, जितनी हाइट ये दीवार से नहीं टकराता, मैक्सिमम हाइट अटेन करता, टकराने के बाद भी उतनी ही मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, प्रोवाइडेड, ध्यान रखिएगा, और आएगा तो यही आएगा, कोलिजन इलास्टिक हो। इन इलास्टिक का क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, लेट में हम पढ़ेंगे, मोमेंटम में कोलिजन में तब आएगा, लेकिन शुरू में ही बिगनिंग में कभी कभी हमें इलास्टिक का क्वेश्चन मिल जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही चीज समझनी है अभी इलास्टिक के लिए, टकराने से जस्ट पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, टकराने के बाद भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये वॉल स्मूथ होगी, रफ नहीं होगी तो फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होगी, तो ये एक ही फोर्स लगाएगी और वो इसके परपेंडिकुलर लगाएगी। चाहे टकराने वाली बॉल इस तरह से टकरा रही हो, चाहे ऐसे टकरा रही हो, चाहे इस तरह से टकरा रही हो, सभी केस में जो फोर्स लगेगी वो इसी तरह से आएगी, वर्टिकल आएगी, हॉरिजॉन्टल आएगी। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो ऐसे टकराती है करके, या ऐसे टकराती है या ऐसे टकराती है। अगर ये चीज स्मूथ है तो ये फोर्स अपने परपेंडिकुलर यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगा, क्योंकि अब आपने देखा मैक्सिमम हाइट जो है वो सिर्फ दो ही पैरामीटर्स पर डिपेंड करती थी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी और वर्टिकल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन पे। क्योंकि वो बदल नहीं रहा तो इसके लिए हाइट अटेन्ड मैक्सिमम सेम रहेगी। मतलब मेरे को 3-4 फिगर बना दिए होते, मेरे को कहता है यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, उसका ओरिजिनल पाथ जो है वो आपको दिखाया गया है ये, अगर इन द एब्सेंस ऑफ बॉल ये दिखाया, मुझे कहता है इन द एब्सेंस ऑफ वर्टिकल वॉल द पाथ इज शोन लाइक दिस। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका स्मूथ वर्टिकल वॉल के साथ इलास्टिक कोलिजन हो गया है, उसके बाद का पाथ कौन सा होगा, एक इस तरह की लाइन बनी हुई हो और कुछ फिगर्स बने हुए हमारे पास। एक पाथ बना है इसका, स्क्रीन से बनाता हूँ सारे पाथ। कहता है इसी पाथ पे चलते चलते ये वापस आ जाएगा। दूसरा आता है कि नहीं, ये इस तरह से जाएगा, इधर चला जाएगा, फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ। थर्ड पाथ कहता है कि ये इस तरह से जाएगा, और फोर्थ पाथ में ये दिखाता है कि ये इस तरह से जाएगा। तो आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि दोनों के लिए मैक्सिमम हाइट अटेन सेम होगी। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया, आपके पास उतनी हाइट नहीं अटेन कर रहा है, कोलिजन नहीं होता तो इतनी हाइट अटेन कर दी थी। सेकंड में भी कम कर रहा है, थर्ड में ज्यादा कर ले रहा है, तो 3 रिजेक्ट हो गए, आपके पास सिर्फ यही बचा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट में भी कोई चेंज नहीं होगा। ये यहां से यहां तक पहुंचने में अगर कैपिटल टी टाइम लेता था, गिवन बाय 2u sin थीटा बाय g, टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u sin थीटा बाय g, दैट इज t इक्वल्स टू 2u by by a by का मैग्नीट्यूड।
ये था आपके पास। तो बहुत क्लियरली समझिए, अभी भी यू वाई नहीं बदला, ए वाई नहीं बदला, ये ऐसे जाए या इस तरह के पाथ में जाए, इन दोनों केसेस में ये दोनों पैरामीटर्स में से कोई नहीं बदल रहा है, इसका मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी नहीं बदलेगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी नहीं बदलेगा। क्या हुआ, टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी ऐसे थी, एक कंपोनेंट इसका इधर था vx, एक कंपोनेंट इधर था vy। टकराने से जस्ट पहले इस जगह पे इसकी वेलोसिटी जो है, जो यहाँ पे टेंजेंट बना करके मुझे मिलेगी वो भी, उसके मैंने दो कंपोनेंट्स बात कर लिए, इधर वाला है इधर वाला, इस तरह से। अगर कोलिजन इलास्टिक है, ये तो वैसे ही नहीं बदलेगी क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आई, ग्रेविटी की है लेकिन स्मॉल ड्यूरेशन ले रहे हो, उसे जीरो जैसा ट्रीट करो तो जीरो टाइम में वो ग्रेविटी की फोर्स कोई चेंज नहीं कर पाएगी। ठीक है, लेकिन ये वाली चीज जो है ये बदल गई। इसमें क्या चेंज हुआ, जो ये इधर था वही vx इधर आ गया। पहले जो रिजल्टेंट बनता था इन दोनों का वो रिजल्टेंट ये होता था, अभी जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट ये होगा। ये दोनों रिजल्टेंट्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, वो डायरेक्शन इनकी अलग हो गई है, ये इस तरफ डायरेक्टेड है, ये इधर डायरेक्टेड है। जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रही है हमारे पास। ये इलास्टिक कोलिजन का हमारा कांसेप्ट है। तो फिर जहां पे ग्राउंड पे गिरेगा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। अब हमें मालूम चला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रू आउट सेम ही रहती है, कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि इसमें भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आई है तो वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है यहां से यहां तक आने में इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया, ये मान लो ये वाला डिस्टेंस मुझे दे दिया होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे दे दिया, मुझसे कहा कि जो वॉल है वो यहाँ से 20 मीटर है, और हमें मान लो जो डेटा दिया था उससे हमें रेंज कंक्लूड हो गई या रेंज ही गिवन थी, यू और थीटा गिवन था तो हम रेंज निकाल लेंगे, या फिर हमें रेंज ही गिवन थी, हमसे रेंज कहा 120 मीटर की है। रेंज अगर 120 मीटर की है तो यहाँ से यहाँ तक की रेंज 120 यानी कि ये बचा हुआ पार्ट 100 मीटर है। लेकिन क्या हुआ, बीच में वॉल आ गई, अगर वॉल नहीं आती तो ऐसा होगा 20 मीटर के डिस्टेंस में स्मूथ वर्टिकल वॉल आ गई जहां पे इसका उसके साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया। एज अ रिजल्ट ये कहीं ग्राउंड पे गिरी। आप बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से वो पॉइंट कितनी दूर है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि ओ से वो पॉइंट कितनी दूर है। अब जैसे आपने कंक्लूड कर लिया है, मैं बाकी सारे बात हटा दूं, आप कंक्लूड कर चुके हो कि दिस इज द पाथ, तो मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है, कितनी दूर गिरेगा जाकर के। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब आपको ये समझ में आ गया है, अगर ये बॉल नहीं आती तो यहाँ से यहाँ तक आने का जितना टाइम था उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है वो यूएक्स इनटू टाइम से निकलती है। तो इसका मतलब है ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक वो यूएक्स इनटू टी है, तो ये वाली लेंथ भी यूएक्स इनटू टी है। यहाँ पे टी कौन सा टाइम है, अगर बॉल नहीं होती तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम टी है, या कोलिजन के बाद इसका ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम जो है वो टी है, ये इक्वल होता। ये मैंने आपको 100 मीटर दे दिया था, तो इसका मतलब है ये चीज भी 100 मीटर होती, ये जहां पे जाके गिरता ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का वो 100 मीटर होता। ये मैंने आपको 20 मीटर दे दिया है, और ये वाला मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुरंत आंसर मिल गया 80 मीटर, कोई न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को इस कंसेप्ट में। मुझे ये मालूम चल गया कि ऐसा होगा, तो ये चीज मेरे लिए क्लियर हो गई। आई डू नॉट हैव टू गो फॉर न्यूमेरिकल्स। आप कंसेप्ट लगा के सॉल्व करोगे तो पहले आप कंक्लूजन में आओगे, टाइम सेम होता है, फिर आपको दूसरी चीजों की कंक्लूजन मिलेगी, फिर आप कहीं निकालोगे तो लेंथी हो जाएगा। और ये चीज अगर हमें शुरू से ही पता होगी तो हम अकॉर्डिंगली कंक्लूड कर लेंगे। इसमें कोई डाउट किसी को? बोलो बच्चों, इसमें कोई डाउट? अरे यस नो तो बोल दो, सो गए क्या? नो सर। तो क्या है, समझ में नहीं आया कि डाउट नहीं है, क्लियर हो गया? आयुष यादव भाई रिप्लाई तो दे दो, एक बार नो सर बोल करके चुप हो गए। नो का मतलब क्या है वो तो समझा दो। शुभम क्लियर है बेटा ये? यस सर। ठीक है।
अच्छा, जो प्रोजेक्टाइल होता है उसके बाद उसका ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, शेप क्या होती है? किसी को पता भाई ट्रेजेक्ट्री की शेप क्या होती है? प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री की शेप क्या होती है? पैराबोला। पैराबोलिक, बिल्कुल ठीक है, पैराबोला की शेप का होता है। अच्छा ठीक है, आप सोचो, आपसे कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल से देखा जाता है, शेप कैसी होगी? अब प्रोजेक्टाइल इज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल, कैसी शेप होगी? सोचो आप। स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल ठीक, स्ट्रेट लाइन। देखो कैसे होगी, मान लो पहले प्रोजेक्टाइल के लिए इनिशियल वेलोसिटी u1 है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1 है, ठीक है? इसका मतलब u1 वेक्टर को मैं लिखूंगा तो u1 वेक्टर विल बी u cos थीटा, u1 cos थीटा 1 i कैप प्लस u2 sin थीटा 1 j कैप। पहले का एक्सेलरेशन, ये शुरू की वेलोसिटी अपवर्ड थी, उसे प्लस में लिखा है तो ये माइनस j में चलेगी, माइनस जी जे कैप। दूसरे के लिए लिखते हैं, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसके लिए अगर इसके लिए वेलोसिटी u1 थी, एंगल थीटा बनता, तो उसके लिए समझ लो u2 और θ2 है, तो उसके लिए हो जाएगा आपके पास u2 cos थीटा 2 i कैप प्लस u2 sin थीटा 2 j कैप। और उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगी जी, डाउनवर्ड। अब मैंने कहा फर्स्ट का रिलेटेड टू टू वेलोसिटी कितनी है, तो आया u1 ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आई प्लस u2 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 2 j। एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कितना है? इसी में से इसी चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जीरो आ गया, मतलब नो एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, यानी कि सेकंड वाला जब फर्स्ट को ऑब्जर्व करेगा तो उसे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। नीदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज नॉर द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज। इन दोनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं चेंज होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इसको भी देखिए। ये वेलोसिटी कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन हो जाएगी u1 विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि सेकंड ऑब्जेक्ट को ये इसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। सपोज मुझसे कह लेता है कि आप बताओ कि कितने सारी स्ट्रेट लाइन देती, चारों ऑप्शन में अलग अलग एंगल देती है, हॉरिजॉन्टल के साथ इतने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ इतने एंगल पे, ऐसे मेरे को चार अलग अलग एंगल देती है, सभी स्ट्रेट लाइन दी है, तो कैसे निकलेगा? अब देखो इस u12 के दो कंपोनेंट्स है, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला, जिसकी वैल्यू आपको पता है वो है u1, मैंने कुछ गलत लिखा, एक मिनट, शायद मैंने गलत लिख दिया है, इट शुड बी u1 cos थीटा 1, u1 cos थीटा 1 माइनस u1 cos थीटा 2, और ऐसे ही इसमें भी u2 sin थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2। ये ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट किया था इसमें से, कॉमन गलती से लिख दिया था, दोनों u1 और u2 अलग अलग थे। तो ये वाली वेलोसिटी है u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2, और इधर का जो कंपोनेंट है वो है u2 sin थीटा 1, नहीं ये भी u1 होगा, u1 sin थीटा 1, u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये तो हो गया u12, और इस वाले की वैल्यू हो गई मेरे पास
u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2। अब देखो इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, ये वाली लेंथ आपको पता है इसके बराबर है, यानी कि ये है, दिस लेंथ इज दिस, और ये वाले बेस की लेंथ भी पता है आपको, ये लिखी हुई है, तो tan अल्फा हो जाएगा दिस मच अपॉन दिस मच, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास, tan अल्फा इक्वल्स टू ये वाला कंपोनेंट दैट इज u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 अपॉन u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा। ये आ गया मेरे पास, ये मैं डायरेक्शन भी बता सकता हूँ। अब थीटा 1 और थीटा 2 अगर मुझे गिवन थे तो उन चारों एंगल्स में से मैं कंक्लूड कर लूंगा कि कौन सा मेरे लिए आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं? सर बोलो बेटा फिर से, सर स्ट्रेट लाइन हो सकती आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। है। शुभम फिर से बोलो बेटा। सर स्ट्रेट लाइन मोशन भी तो तभी दिखेगा ना तब उन दोनों प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ है। कौन सा नहीं? रुको मैं एक बार इसका म्यूट करता हूँ दूसरी डिवाइस पर। अब बोलना बेटा। सर स्ट्रेट लाइन मोशन भी तो तभी दिखेगा ना जब दोनों प्रोजेक्टाइल का मोशन मतलब प्लेन से भाई प्रोजेक्टाइल तो हमारे लिए एक ही प्लेन में है ना, वर्टिकल प्लेन में ही प्रोजेक्टाइल है, उसी प्लेन। देखो वर्टिकल प्लेन में ही होगा, और वर्टिकल प्लेन में होगा तो कैसे होगा, एक अगर ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे भी आ रहा है तो दोनों का जी तो डाउनवर्ड ही है ना, तो एक्सेलरेशन तो कैंसिल होना ही है, और एक्सेलरेशन खत्म हो गया तो जो भी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। हाँ ये वाला रिजल्ट आप तब लिख रहे हो जब आपके पास जो है दोनों एक ही प्लेन में, एक ही वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट है, ठीक है ना, और क्वेश्चन जो आएगा वो एक ही वर्टिकल प्लेन के लिए आएगा। यस सर। ठीक है, अब आप लोगों में से किसी ने मेरे को एक डाउट भेजा था तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, मैंने सॉल्यूशन नहीं भेजा है डाउट का, इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है। एग्जैक्टली पूरा डाउट के अकॉर्डिंग नहीं यूज करूंगा बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर द कंसेप्ट। अगर मान लो कोई पर्सन किसी मूविंग चीज में प्रेजेंट है, जैसे ट्रेन में, बस में, ट्रक में, अब मान लो कि एक ओपन कैरेज है इस तरह से, दिस इज एन ओपन कैरेज, which is moving on a horizontal road. अब ये ट्रेन का कैरेज भी हो सकता है, it can be a truck carriage, it can be some other vehicle. ये इधर मूव कर रहा है, suppose with velocity v. एक पर्सन इसमें प्रेजेंट है, वो पर्सन क्या करता है, किसी बॉल को अपने रिस्पेक्ट में वर्टिकली अपवर्ड थ्रो, अपने रिस्पेक्ट में वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है। यू वो अपने रिस्पेक्ट में वर्टिकली थ्रो करता है इसे। इसका मतलब है जब ये पर्सन देखेगा तो इसे ये चीज वर्टिकली अपवर्ड मूव करती हुई दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर, इसका नाम मान लो ए है और ये कोई बी है जो ग्राउंड पे प्रेजेंट है, वो देखेगा तो उसे ये वर्टिकल मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा। कारण क्या है, ये मूविंग कैरेज में है तो इस बॉल के पास ये वाली वेलोसिटी दी है, तो ग्राउंड पे खड़े हुए पर्सन को यही बॉल जो है वो दो वेलोसिटी से दिखाई देगी, एक v नॉट इधर, एक u इधर, तो ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, पैराबोलिक पाथ, ठीक है। अब ये कहता है कि इसके रिस्पेक्ट में तो वर्टिकल है, इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल होने का मतलब क्या है, हम इस पर्सन के लिए देखते हैं। ये इनिशियल पोजीशन है बॉल और पर्सन की, कुछ देर के बाद की पोजीशन, क्योंकि ये कैरेज अंदर मूव कर रहा है तो ये पर्सन की पोजीशन चेंज हो गई, ये पर्सन यहाँ पे आ गया,
ये t इक्वल्स टू 0 पे था, ये t इक्वल्स टू t1 पे है। बॉल की पोजीशन कहीं यहाँ होगी, इसके रिस्पेक्ट में वर्टिकल थी तो इस पॉइंट से कुछ ऊपर ही जाएगी, इसके हाथ से कुछ जिस जगह से प्रोजेक्ट किया तो उसके कुछ ऊपर। कुछ देर के बाद ये पर्सन यहाँ पे पहुंच गया, t2 टाइम हो गया। अब देखें बॉल की पोजीशन क्या होगी, बॉल कुछ और ऊपर चली गई यहाँ पे। कुछ देर के बाद क्या होगा, बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद ये बॉल वापस फॉल करना शुरू करेगी। कुछ देर के बाद क्या होता है, यही बॉल जो है इसी पर्सन के हाथ में वापस टच होता है, और जब हाथ में लौट के आती है तो उसकी वही स्पीड हो जाएगी जिससे प्रोजेक्ट किया था इसने, ठीक है ना, क्योंकि हम कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं ले रहे हैं। डिसिपेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें एनर्जी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जो यूजफुल ना हो हमारे लिए। यहाँ पे एनर्जी कंजर्व्ड है हमारे पास, मोर प्रिसाइजली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो ये ग्राउंड लेवल से हाइट उतनी है जितनी शुरू में थी। इसका मतलब है जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ थी उतनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। वो कंजर्व्ड है क्योंकि डिसिपेटिव फोर्स नहीं ले रहे हैं, एक ही फोर्स कंसीडर की हुई है, ग्रेविटी की, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे उतनी एनर्जी होनी चाहिए जितनी इस सिचुएशन में थी। पोटेंशियल सेम हो गई है तो काइनेटिक भी सेम होगी, और काइनेटिक हाफ mu स्क्वायर होता है। अगर इधर हाफ mu स्क्वायर थी तो इधर भी हाफ mu स्क्वायर ही होगी। तो ये वापस इसके हाथ में आ गया मान लो। तो इससे हमें एक चीज कंक्लूड हुई कि ये v नॉट जो है, देखो बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है v नॉट, पर्सन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है v नॉट। इसका मतलब है दोनों को जो है दोनों हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हर टाइम पे इक्वल होगा। ये स्टार्टिंग था, बॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है इतना, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर बॉल। हाँ बोलो बेटा। टेस्ट होगा। हाँ टेस्ट तो अपने टाइम पे होगा बेटा, आपको बताया कि हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 तारीख या 4 तारीख को हम टेस्ट करेंगे, 8 तारीख को आपका पेपर है, 4 तारीख को करेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं प्रोजेक्टाइल में, टेंशन मत लो, ज्यादा कुछ नहीं है प्रोजेक्टाइल में। आप ओब्लिक प्रोजेक्टाइल कर चुके हो, मेरा ख्याल है मुश्किल से आधे घंटे का वीडियो आपका होगा, आधे घंटे 40 मिनट का मैक्सिमम, बहुत स्ट्रेच करूंगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और उसके बाद आप आधे घंटे का और 40 मिनट का मान लो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, इतना ही है। मतलब मैक्सिमम आप मान लो 1.5 घंटे का आपका टॉपिक बाकी है। एक ही वीडियो बनाऊं तो दोनों को एक साथ कवर कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो 1 से 1.5 घंटे का आपका टॉपिक बचा हुआ है सिलेबस में, बाकी हमारा सब कुछ कंप्लीट है। ओके सर। हाँ प्रैक्टिस आपकी है कि आप न्यूमेरिकल्स लगाओ और पूछो, अपने डाउट्स पूछो। डाउट्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि देखो क्या है, जो डाउट्स हैं हमारे, आप ये मत समझो कि आपने पढ़ा और आपने सीख लिया है। ये तो सिर्फ आपको बताया गया है कि ये चीज ऐसे होगी। जैसे सपोज मुझे कार नहीं चलानी आती, मैं एक पर्सन के पास गया ड्राइविंग स्कूल में, उससे कहा भाई मैं कार चलाना सिखा दोगे, उसने कहा सिखा दूंगा। कितनी फीस लोगे, उसने फीस बता दी। कब से आ जाऊं, बोला कल से आ जाओ। मैं अगले दिन गया तो उसने कहा भाई आज सबसे पहले आपकी थ्योरी क्लास होगी। अभी क्या थ्योरी क्लास होगी, तो मुझे लेके गया कार के पास हुई। उसने मुझे कहा देखो नीचे 3 पेडल लगे हैं, ए बी सी। ए का मतलब एक्सेलरेटर, पहला पेडल उसने बताया एक्सेलरेटर, बोला इसे दबाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। फिर बोला बी का मतलब ब्रेक, ठीक है, इससे स्पीड कम करनी होगी तो उसको दबाया जाएगा। और सी का मतलब क्लच, जब आपको गियर चेंज करनी होगी तो क्लच दबा करके करोगे। फिर उसने मुझे गियर दिखा दी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कैसे है, फिफ्थ है, कैसे है। और उसने मुझे एक और चीज बताई उस समय, उसने कहा कि आप जो है ना एक पैर तो क्लच पे रखोगे लेफ्ट वाला, और राइट वाला पैर आपका जब वो एक्सेलरेटर और ब्रेक पे स्विच करोगे। जब आपको एक्सेलरेटर की जरूरत होगी तो एक्सेलरेटर पे रखना, और जब आपको ब्रेक की जरूरत लगेगी तो एक्सेलरेटर से शिफ्ट करके ब्रेक पे ले आना उसे। तो कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा बस इतना ही होता है, बोला एक चीज और है। मैंने कहा वो क्या, बोला स्टीयरिंग, इससे भाई डायरेक्शन घुमाई जा सकती है। कहा बहुत अच्छी बात है। अब मुझे मालूम चल गया एबीसी क्या होता है, गियर क्या होती है, और उसका काम क्या है स्टीयरिंग का, सारी चीजें मुझे मालूम चल गई। रिवर्स वाली गियर भी उसने एक्सप्लेन कर दी, इससे उल्टा चलाया जाता है गियर। अब मैंने कहा पहले दिन की उससे ट्रायल क्लास मांगी थी, कहा था पहले दिन मुझे समझ में आएगा तो फीस दूंगा। अब मैंने कहा सब कुछ तो बता दिया इसने, कार कैसे चलती है, अब इसकी क्या जरूरत है, कल से जाऊंगा नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसको फीस देने की, मुझे तो आई गई है, हर चीज का तो पता है। अब आपको लगता है मैंने जिंदगी में कभी कार नहीं चलाई है, क्या मैं कार चला लूंगा इस इन्फॉर्मेशन से, वो भी बिना एक्सीडेंट के, नो सर। फुल भीड़ वाली रोड पे, पक्का किसी ना किसी को उड़ा दूंगा।
ठीक है ना, ठोक दूंगा कि कहीं ले जा करके, क्योंकि आया नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिकली खुद से लगाओगे नहीं तब तक नहीं आएगा। आप जो पढ़ रहे हो वो थ्योरी पढ़ रहे हो, आपका जो प्रैक्टिकल का काम है ना वो न्यूमेरिकल है। जब आप लगाओगे उसमें, रुकोगे, फंसोगे, तो आप पूछोगे तो वो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। क्या होगा, वो मुझे चलाना सिखाएगा, बगल में बैठ जाएगा, उसके पास भी एक ब्रेक होगी। जब वो लगेगा कि मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ, उसको जरूरत है तो ब्रेक लगा देगा, मुझे समझाएगा कि भाई तुमने गलती की। गियर बदलने में भी बताएगा ऐसे नहीं ऐसे करना था, अभी क्लच नहीं दबाया, अभी ये नहीं किया, अभी यहाँ तो घुमाना था। तो धीमे धीमे क्या होगा, मुझे अपनी गलतियों पे प्रैक्टिस होने लगेगी और वो इम्प्रूव करने लगेंगी, गलतियां कम होने लगेंगी मेरी। फिर एक दिन मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा, मैं चला लूंगा। सेम चीज आपके साथ है, आप करोगे, पूछोगे और अपना सॉल्यूशन बेच करके पूछोगे, आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने ठीक किया। एक तो ये हो गया समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन करना क्या है, तो उसकी 90% प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के में, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, पूछा क्या तो करेंगे क्या। ठीक है, समझ में आया, हमने स्टार्ट भी किया और हमारे अकॉर्डिंगली हमने ठीक भी किया, पर आंसर ही नहीं आया, या तो गलत आंसर आ गया या हम बीच में जाके फंस गए, आगे जाता ही नहीं हमारा क्वेश्चन, तो करें क्या। तो वो जो चीज आपका गलत आंसर आ रहा है, आप बीच में अटक जा रहे हो, उसका सोल्यूशन भेजोगे और मेरे से पूछोगे मैंने गलती की क्या की है, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे वो मुझे बता रहा था कि भाई अभी आपने गियर तो बदली, अभी आपको क्या है ना, स्पीड जितनी थी उस पर आपको सेकंड गियर में रखनी चाहिए थी, आप थर्ड पे ले गए, नहीं ले जानी चाहिए थी। तो उसने मुझे बताया किस स्पीड पे, ये पहले दिन नहीं बताया था, ये मेरी रिक्वायरमेंट के अनुसार बताया। अगली बार क्या हुआ, मैं बदलने लगा गियर, तो मैंने कहा पहले यार गियर लगाने से पहले ना थर्ड से फोर्थ पे जाना, स्पीड चेक करूंगा। सामने से नजर हटाई, सारी नजर स्पीडोमीटर पे कितने पे हूँ, और गियर भी अभी ठीक से बदल नहीं आती। उसके बाद सामने नहीं देखा, फिर गियर पे लेके गया कि बदलूंगा, तब तक मैं सामने को किसी को उड़ा देता। उसने ब्रेक लगाई, बोला भैया देखना सामने ही है, गियर की तरफ तो देखो ही नहीं, अंदाजे से चलो। तो अब ये भी चीज धीमे धीमे प्रैक्टिस से आएगी। तो सेम थिंग इज विद यू, आप गलती करोगे तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ये गलती की, ऐसे सुधारो, तो धीमे धीमे आपको उस चीज की प्रैक्टिस होगी, वो आएगी। यानी कि दैट इज सेकंड स्टेज ऑफ योर लर्निंग। आप जब पहली बार न्यूमेरिकल लगाते हो तो आपको सब्जेक्ट आया नहीं है फिजिक्स में, इट इज एप्लीकेशन। आप सेकंड स्टेज पे आ गए, खुद से अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज योर सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग। सर उस पर लगे रहोगे तो ओवरकम कर जाओगे। और हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है ये कि भाई क्लास की चीज मुझे समझ में आती है और जो है जब मैं खुद लगाता हूँ तो मुझसे नहीं लगता। वो एप्लीकेशन है, वो आपको प्रॉब्लम रहेगी। इवन बुक्स में प्रिंट होकर के आने लगी है ये चीज तो, कि भाई स्टूडेंट सर को ये प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग जो है उसमें हेजिटेट मत कीजिए, अपने डाउट प्रॉब्लम पूछिए, उसी से आएगा जो भी आना है आपको। सर हाँ बोलो बेटा। 12 बजे केमिस्ट्री की मीटिंग है। ठीक है, चलो भाई, इसको क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। वीडियो आपको मिल जाएगा आज का, और अगली क्लास जो होगी उसमें आपके इसके डाउट्स होंगे। एक आपको असाइनमेंट आ चुकी है, एक असाइनमेंट आज आपको और मिल जाएगी, तो आप उसको लगाने की कोशिश करना। दोनों असाइनमेंट हम अगली 2 क्लास में डिस्कस करेंगे। सर कब बाय। लोगे अगली क्लास? बेटा मेरा ख्याल कल ही है नेक्स्ट क्लास आपकी। सर आज दोनों असाइनमेंट कैसे होंगे? बाकी केमिस्ट्री के भी हैं। अरे भाई एक तो हो जाएगा, उससे तो डाउट पूछ लोगे। यस यस सर। और इतनी बड़ी असाइनमेंट थोड़ी 36 क्वेश्चन की पहली असाइनमेंट है, ऐसे ही मान लो 30-35 क्वेश्चन की दूसरी है। एग्जाम देने जाते हो और जो टेस्ट देते हो उसमें अभी सर आपको अभी टेस्ट भी है। क्या चीज बेटा? चलो ठीक है, फिलहाल तो मैं ओवर करता हूँ, आपकी नेक्स्ट क्लास है, नहीं तो वो डिस्टर्ब होगी। बाकी सर नेक्स्ट बाय। में डिस्कस